क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस प्रकार बाइडेन प्रशासन अपने ही जाल में फंस गया है। और केवल बाइडेन की बात ना करें, जो गुप्त समझौता दोहा में बाइडेन प्रशासन और तालिबान के बीच में हुआ था, दोनों ही फंस गए। विश्व परिवेश ऐसा बन गया है कि दोनों को ही अपनी अपने प्राणों पर संकट आ गया है। उसके ऊपर मैं उस समझौते पर इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूं क्योंकि बाइडेन प्रशासन के खिलाफ रिपब्लिकन ने एक बिगुल फूंक दिया है। सेनेटर्स ने अमेरिका के विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी, विदेश सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है कि तालिबान को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। अब एक तरफ तो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए, जैसा विदेश मंत्री के ऊपर हमला हुआ या बाइडेन प्रशासन के ऊपर हमला हुआ, और उन्होंने कहा कि हम इसका एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे सीनेट में और कांग्रेस में और इनको ग्लोबल आतंकवादी घोषित करेंगे। दूसरी तरफ विदेश मंत्री को लगा कि ये सारी जो गड़बड़ी हुई है वो पाकिस्तान ने की है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेंगे। पिछले 20 साल में पाकिस्तान की भूमिका की क्या जांच करेंगे? वो असल में प्ले तो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन हकीकत में वो अमेरिकन इशारा था। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, नए नए इस्लामिक बने हैं, 100-150 साल पुराने इस्लामिक लोग हैं, मतलब इस्लाम कबूल किया है, और 70 साल पुराना एक नया देश बना है। इसलिए उनका अपना कोई नैतिक कैरेक्टर नहीं है, मूलतः उनका कोई नैतिक कैरेक्टर नहीं है। जो अपने पूर्वजों को भूल गए हों, जो अपने पितामहों को भूल गए हैं, राम कृष्ण की धरती पर जन्म लेने के बाद वो विदेशी आक्रांताओं के पूर्वजों की पूजा करने लगे हों, तो उनका अपना कैरेक्टर क्या रहा? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? इसलिए पाकिस्तान का तो मूल कैरेक्टर था कि वो अमेरिका को भी धोखा दे रहा था और इधर अफगानिस्तान को भी धोखा दे रहा था और विश्व समुदाय को धोखा दे रहा ही था। एक और गतिविधि बड़ी आई, ये सारी जो कुछ हुआ उसमें फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूरोप ने ये कहना शुरू किया कि भाई आपने समझौता तोड़ा है। आप सोचकर देखिए, ये कहा तालिबान के खिलाफ कि आपने समझौता तोड़ा है इसलिए आपको रिकॉग्निशन नहीं देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये समझौता है क्या, किसके बीच का समझौता है, और इस गुप्त समझौते की कुछ बातें निकल कर आई हैं क्या? इस गुप्त समझौते की बातें धीरे धीरे करके जब डिस्प्यूट पैदा होता है ना, तो धीरे धीरे बातें निकल कर आती हैं। इस गुप्त समझौते की एक बात तालिबानी यानी कि अफगानिस्तान के क्रूर तालिबान शासन की विदेश मंत्री के मुंह से निकली। उन्होंने कहा अमेरिका अपना वादा पूरा करे। अब क्या वादा पूरा करे? उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोहा में जो सीक्रेट वादा किया था, उस वादे में अमेरिका ने ये कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करवाएंगे, क्योंकि ये तो खतरा था ही कि तालिबान बैठेगा तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे पूरा विश्व उसको रिकॉग्नाइज करेगा? तो रिकॉग्निशन उसके लिए एक प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उन्होंने इस समझौते में रखा था कि सत्ता तो हमको आए, तालिबान को सत्ता तो मिले, और सत्ता आप चाहते हैं इसलिए हमको मिलेगी, लेकिन आपकी शर्त यह है कि आप हमको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाएंगे। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जो तालिबान विद्रोही या तालिबान टेररिस्ट जो अमेरिका और विश्व की सूची में टेररिस्ट घोषित टेररिस्ट हैं, उनको भी वहाँ से उनको डीलिस्ट करवाएगा। अब साहब आप देखिए कि अफगानिस्तान अगर इस तरह की शर्तें उसने दोहा समझौते में अमेरिका के साथ रखी और अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी ये कह रहा है कि तालिबान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तालिबान का वादा क्या रहा होगा? तालिबान का वादा रहा होगा कि आप जितनी भी नाटो फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं, क्रिश्चियनों की फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को पासेस देंगे, उनको वहाँ से निकलने का अवसर देंगे और आप उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे परेशान, तालिबान के खिलाफ आपने कभी सत्ता हासिल की थी, तालिबान के खिलाफ आपने कभी बम्बार्डमेंट किया था, अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो आखिर ये समझौता करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? मैं कई बार कह चुका हूँ कि
तालिबान, बिगड़ा हुआ तालिबान, सशक्त तालिबान, बिगड़ा हुआ अफगानिस्तान, टेररिस्ट अफगानिस्तान अमेरिका के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि वो ईरान को परेशान करेगा, वो रशिया के CIS कंट्रीज यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को परेशान करेगा जो USSR के पार्ट हुआ करते थे। वो शिनजियांग में या जिनशांग में चाइना को परेशान करेगा, वो पाकिस्तान को परेशान करेगा और पाकिस्तान के थ्रू वो हिंदुस्तान को परेशान करेगा। और ये सभी अमेरिका के संभावित, एक तो चीन और रशिया तो उनका दुश्मन है ही, उसको तो वो शुरू से मानते आए हैं। ईरान भी डिक्लेयर्ड दुश्मन है। भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही, लेकिन अमेरिकन का किसी पर भरोसा नहीं होता, अमेरिका किसी पर भरोसा नहीं करता। इसलिए भारत ग्लोबली जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़ रहा है और प्रभाव बढ़ रहा है, वो बाइडेन को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए भारत को भी वो परेशान करेगा। तो भविष्य में अमेरिका सेफ दिखाई देगा, यानी कि क्रिश्चियन कंट्रीज अमेरिका के नेतृत्व में सेफ दिखाई देंगे। और परेशान कौन होगा? हिंदू कंट्रीज, जो बौद्ध कंट्रीज़ हैं और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो तालिबान से परेशान होंगे और उधर USSR तालिबान से परेशान होगा। अब इस सीक्रेट समझौते में, चूंकि ये समझौता तो सीक्रेट था और सीक्रेट समझौता होने की वजह से जो 35,000 तालिबानी विद्रोही हैं या जो 35,000 तालिबानी ये लोग लड़ाके उनको कहते हैं, मैं उनको आतंकवादी कहता हूँ, ये 35,000 आतंकवादी, उनको तो ये सीक्रेट समझौता बता नहीं दिया जाएगा कि भाई अमेरिका के साथ हमारा ऐसा ऐसा समझौता हुआ है, इनको आसानी से निकलने दीजिए और हम आपके साथ ठीक ठाक कर लेंगे। और जो हमारे बड़े लीडरान अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जिनको आतंकवादी लिस्ट में रखा हुआ है, यूएनओ ने लिस्ट में रखा हुआ, उनको डिलिस्ट करवाने का हमारा समझौता हो गया। अब अफ़गानिस्तान के जो बड़े लीडरान हैं वो तो यही शो करेंगे ये आज़ादी की लड़ाई है और आज़ादी की लड़ाई है, हमने आज़ादी पाई है। जैसे बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही हुआ था 47 में। यूएनओ में ये तय हुआ कि हम अब उपनिवेशवाद ख़त्म होगा। तो भारत तो एक बड़ा कंट्री था, लेकिन छोटे छोटे कंट्री, मॉरिशस क्या वो आज़ाद होने की स्थिति में था? श्रीलंका क्या वो आज़ाद होने की स्थिति में था? मालदीव क्या वो आज़ाद होने की स्थिति में था? ऐसे छोटे छोटे कंट्री भी उस समय आज़ाद हुए। जो आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, अपनी बात कह भी नहीं सकते थे, अंग्रेज इतना बड़ा था। लेकिन अब श्रेय लेने वालों ने ये कहा कि भाई हमने स्वतंत्रता करवाई, हमने बिना खड़ग बिना ढाल स्वतंत्र करवा दिया और खूब सारे उनके कसीदे पड़ गए। लेकिन वो यूएनओ की शर्त थी कि उपनिवेशवाद खत्म होगा, इसलिए पूरे विश्व से उपनिवेशवाद उस समय खत्म हुआ। बिल्कुल वैसे ही तालिबानियों को भी ये श्रेय जाए कि वो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत उनको करना है। लेकिन तालिबानी, मैं जैसे कह रहा हूँ कि 35,000 लोगों को कैसे एक बात कही जा सकती, इसलिए ये 35,000 जो आतंकवादी थे, इन्होंने देश पर हमला कर दिया। इनको लगा कि वाकई में हम स्वतंत्रता पाने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिकन फोर्सेस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि टॉप लीडरशिप ने, मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप ने 100% कहा होगा कि इन पर हमला नहीं करना, इसीलिए हमले उस स्तर के नहीं हुए जिस स्तर के होने चाहिए थे। और एयरपोर्ट और ये काबुल का हिस्सा अमेरिका के कब्जे में रहा और धीरे धीरे पैसेज होता रहा। लेकिन फिर भी 35,000 जो बिना पढ़े लिखे लोग हों, जो मदरसा छाप हों, जो 1500 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हों, जिनको लड़ने के अलावा कुछ आया ना हो, जिनको आत्महत्या आत्मघाती हमले के अलावा कुछ उन्होंने सीखा ना हो, आधुनिक वर्ल्ड उनको आता ना हो, उनको 72 हूरों का स्वप्न दिखाया गया हो, ऐसे लोग कैसे रोके जा सकते हैं? परिणाम ये निकला कि दोनों तरफ से डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया कि हम आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करवाएंगे, तो स्थिति इतनी अफगानिस्तान में खराब हो गई और मीडिया और पूरे विश्व ने इस प्रकार से उस मामले को लिया कि अब अमेरिका खुले रूप में रिकॉग्निशन के लिए नहीं कह सकता। वेस्टर्न कंट्री भी जो तथाकथित ह्यूमन राइट का ड्रामा करने वाले कंट्रीज़ हैं, वो भी अब खुलकर नहीं कह सकते, क्योंकि ड्रामा तो ह्यूमन राइट का करते हैं और ह्यूमन राइट तो वहाँ साफ दिख रहा है कि ह्यूमन राइट कितने सारे राइट्स का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है या वहाँ बचाव हो रहा है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बुर्कों के साथ क्या हो रहा है, कपड़े लित्ते पढ़ाई लिखाई के साथ क्या हो रहा है, ये सब सबको दिख रहा है। इसलिए अब खुले रूप में जो आवरण बनाकर रखा उसमें रिकॉग्निशन कैसे दे दें? तो बात में शुरू में तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि भाई आपकी स्थिति हम देखेंगे, आप सही से वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकिए, आप ये करिए वो करिए तो हम आपको रिकॉग्निशन दे देंगे। लेकिन वो लड़ाके कैसे, वो जो आतंकवादी हैं उनका जो स्वभाव आतंक है वो कैसे रोक सकते हैं? उनको रोका ही नहीं जा सकता, किसी के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच में क्या चल रहा है, या अभी काबुल के ऊपर मिसाइलों से हमले हो गए,
क्योंकि वो जब सब संसार खत्म हो जाएगा तो वो आपस में भाई भाई लड़ेंगे, ये स्वभाव है। सॉरी, ये स्वभाव है। और इस स्वभाव को कैसे बदला जाए? इस स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता, संसार का कोई कंट्री इसको नहीं बदल सकता। इसलिए अब जो नया संकट अफगानिस्तान में फंस गया है, यानी कि अमेरिका जिस नए संकट में फंस गया, क्या है? अमेरिका को लगता था कि वो अफगानिस्तान में तालिबानों को बिठाकर पूरे अगल बगल के 6-7 कंट्री जो हैं उनको सबको वो परेशान कर लेगा, और इतना परेशान कर लेगा कि वो अब उभर कर नहीं उभर पाएंगे और तालिबान ही उनके लिए सफिशिएंट है। यहाँ तक कि अमेरिका ने $1 बिलियन की मदद, $56 मिलियन की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में बात कर दी। उनके जो सहयोगी कंट्री हैं उन्होंने भी कर दिया। भारत भी उसी बहाव में, चूँकि वो भारत भी अपने हित देख रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम क्यों अफगान से लड़ाई लें, हम क्यों उनसे दुश्मनी लें, तो भारत ने भी ऐसा आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं, हम भी भाई मदद करना चाहते हैं लेकिन हमें साधन नहीं मिल रहा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री उनकी 156 बिलियन डॉलर की, $156 मिलियन डॉलर की जो उनको मदद करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? वो तो तालिबानियों के थ्रू करेंगे, यानी कि तालिबानियों को हथियार देंगे। अमेरिका वहाँ से निकला तो तमाम सारा गोला बारूद छोड़ कर आया, हेलीकॉप्टर छोड़ कर आया, हवाई जहाज छोड़ कर आया, पैसा छोड़ कर आया, करेंसी, फॉरेन करेंसी छोड़ कर आया कि अगले 8-10 साल तक आप चला लीजिए। लेकिन शायद वो कैलकुलेट करना भूल गया था। उसने ये भी सोचा होगा कि हम इसको 4-6 महीने में रिकॉग्नाइज करवा देंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, अपनी स्टेबल सरकार बना लेगा और अगल बगल के देशों को परेशान करना शुरू कर देगा। लेकिन रिकॉग्निशन का खेल अमेरिका का फेल हो गया। तालिबानियों ने अपना प्रॉमिस तो उनको आता ही नहीं, और अमेरिका को भी प्रॉमिस नहीं आता। वेस्टर्न कंट्री भी प्रॉमिस के धनी नहीं है, अमेरिका भी प्रॉमिस का धनी नहीं है, ये तो अवसरवादी सभी हैं। और अफगानिस्तान भी मतलब अवसरवादी है, इस्लामिक कंट्री तो सभी अवसरवादी हैं। इसलिए दो अवसरवादी जब जिस समय एक समझौते करके हटे एक अपनी जगह से, तो उन अवसरों को कैसे पूरा किया जाए, उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, ये समस्या है। अब रिकॉग्निशन अगर नहीं हो सकती तो एक भारी समस्या में अफगानिस्तान आने वाला है। वो ये है कि बिना इंपोर्ट के, जैसे उसको तेल इंपोर्ट करना है, अब बगल में अगर ईरान के साथ उसका समझौता कोई होता है, ईरान के साथ, ईरान में शिया ना होते तो शायद वो ईरान से तेल ले लेता। लेकिन ईरान तो शिया बाहुल्य है, और शिया है और ये सुन्नी है, तो शिया सुन्नी तो एक दूसरे की शक्ल ही देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए, और चूंकि अमेरिका का समझौता अफगानिस्तान के साथ है, इसलिए ईरान से तेल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ईरान के तेल पर तो अमेरिका अपनी आंख गड़ाए बैठा है कि उसको ईरान का तेल चाहिए। इसलिए उसने ध्रुवीय राष्ट्रों में उसको घोषित कर रखा है, इसलिए उसने दुश्मन नंबर 1 बना रखा है। इराक पर कब्जा वो कर ही चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस समय इस तरह का संबंध है, तो क्या अमेरिकन प्रभाव में अफगानिस्तान है वो ईरान के साथ तेल ले लेगा, शियाओं के से तेल ले लेगा और वो संबंध बहाल कर सकता है, या रशिया के साथ संबंध बहाल कर सकता है? अगर वो रशिया के साथ संबंध बहाल करता है तो अमेरिका का सीधा दुश्मन हो जाएगा। अगर वो ईरान के साथ संबंध बहाल करता है तो अमेरिका का सीधा दुश्मन हो जाएगा। वो चीन के साथ संबंध बहाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, चीन के साथ संबंध बहाल कर रहा है, क्योंकि चीन उनकी इस समय ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि IMF जब वर्ल्ड में रिकॉग्निशन नहीं मिला तो आपको बहुत सारे चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में सूखे मेवे छोड़कर कुछ पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान के अंदर अफीम पैदा होती, जिसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा विश्व के देशों के साथ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड बैंक की, उसको ज़रूरत पड़ेगी IMF की, मॉनेटरी फंड की। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल समझते हैं क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल ये है कि विश्व में सभी कंट्रियों की जो अपनी करेंसी है वो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, और आपको जो करेंसी चाहिए वो करेंसी आपको दे देते हैं, और आपकी करेंसी की वैल्यू वो SDR में लगाते हैं। SDR से मतलब होता है स्पेशल डिपॉजिट राइट। अब स्पेशल राइट जो SDR वो बनाते हैं, वो हो सकता है कि एक SDR $1.5 का हो सकता है कि एक यूरो में एक SDR बनता हो सकता है कि एक पाउंड में 1.5 SDR बनता हो। कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल करेंसी है, सोने के आधार पर SDR वो डिक्लेयर करते हैं। उस SDR को आप अपने जेब में रखिए, यानी कि एक मॉडल इंटरनेशनल करेंसी SDR है, उसको जेब में रखिए। जिस कंट्री के पास भी अब वो SDR दे देंगे, वो आसानी से आपको उस कंट्री की
उस कंट्री की करेंसी दे देगा, अपने कंट्री की करेंसी दे देगा। जैसे वो हिंदुस्तान में आता है अफगानिस्तान और एसडीआर लेकर आता है, तो हमारी वर्ल्ड बैंक उसको ले लेगी और हिंदुस्तान में जो वो इंपोर्ट करना चाहता है इंडियन करेंसी हम उसको दे देंगे, वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर ले। और एसडीआर जो हमारे पास है, हमें जिस कंट्री से भी कोई समझौता करना है या कुछ इंपोर्ट करना है, हम उस कंट्री को वो एसडीआर दे सकते हैं, वो आसानी से ले लेगा। नहीं तो हम आईएमएफ में जाकर वो एसडीआर डिपॉजिट करेंगे और हम कहेंगे कि हमें रियाल चाहिए, हम कहेंगे हमें दरहम चाहिए, हम कहेंगे हमें डॉलर चाहिए, हम कहेंगे हमें यूरो चाहिए, हम कहेंगे हमें पाउंड चाहिए, यानी कि यह रूबल चाहिए। हमें जो भी करेंसी वर्ल्ड की चाहिए वो हम एसडीआर देकर वहाँ ले सकते हैं, वो एक्सचेंजेबल है, सभी कंट्रियों की करेंसियाँ वहाँ जमा होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तानी रुपया तो छाप सकती है अफगान की नई सरकार, उसकी रिजर्व बैंक है, उसने छाप छूप कर तैयार कर लिया। अब वो हिंदुस्तान से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, तो भाई हम तो अफगानिस्तानी रुपया लेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो वहाँ कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। अफगानिस्तानी रुपया नहीं लेंगे तो हम या तो हमारा इंडियन रुपया हमको दे दो, या फिर आप इंटरनेशनल करेंसियों में जो आसानी से चल सकती हैं, हमें यूरो दे दो, हमें रेबल दे दो, हमें डॉलर दे दो, या हमें आपको लगता है तो हमें एसडीआर दे दीजिए। हम एसडीआर से जो करेंसी खरीदना चाहते हैं, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंट्री में हम वो एसडीआर चला देंगे। तो अफगानिस्तान को अगर विश्व समुदाय रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अफगानिस्तान को यूएनओ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो यूएनओ की संस्था आईएमएफ आपको करेंसी एक्सचेंज करने का अवसर कैसे दे देगा? इसलिए, और अफगानी रुपया चलना नहीं है। पाकिस्तान का कहना था कि इसमें पाकिस्तानी रुपया चला लो, क्योंकि हम तो ले सकते हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तानी रुपया चला लो। अब पाकिस्तानी रुपया की खास बात यह है कि वो 160 रुपये के लगभग है $1, और अफगानी चूंकि अभी तक विदेशी करेंसी से चल रहा था, 80% वो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, तो अभी उनका रुपया, अफगानी रुपया भी अभी 70-80 रुपये के बराबर, 80 रुपये के बराबर है लगभग। अब अफगानी रुपया अगर 80 रुपये के बराबर है, तो वो 160 रुपये के बराबर जो डॉलर है वो कैसे ले लें? इसलिए समस्या खड़ी होगी। अब इन समस्याओं को दूर अगर कोई कर सकता है तो चाइना कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान की मजबूरी है कि वो चाइना को परेशान करने के बजाय चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, और चाइना को भी लगता है कि उसकी करेंसी डाउन होती जा रही है, इसलिए अब वो अफगानिस्तान में जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो अफगानिस्तान के ट्रांजैक्शन भी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो अपनी करेंसी से कर लेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि वो अफगानिस्तान के बिहाफ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो पाकिस्तानी रुपया से कर लेंगे, और पाकिस्तानी रुपया से अगर कर लेंगे तो पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो जाएगा और उनकी कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी। इसलिए इस पूरे प्रकरण में सब अपनी अपनी चाल में व्यस्त हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हैं, भारत को छोड़कर। केवल भारत एक ऐसा कंट्री है जो ये देख रहा है कि भाई हमारी अफगान में जो मुस्लिम कंट्रीज में चल रहा है, वहाँ अंदर जो भी चल रहा है उधम, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपनों को मारें या मार डालें, हम केवल सिंपैथी रख सकते हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हम आवाज़ तो कर ही सकते हैं इंटरनेशनल समुदाय के साथ कि भैया हम भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई मैकेनिज्म ढूंढ लो कि हम कैसे मदद करें। उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और रिकॉग्निशन अभी आपके कंट्रियों में ही विद्रोह हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बाइडेन प्रशासन का रिपब्लिकन ने विद्रोह कर दिया है एक तरह से, और विदेश मंत्री को लिख दिया, उन्होंने कहा हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि आप तालिबान को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका की विपक्षी पार्टी ये वहाँ बाइडेन प्रशासन के ऊपर प्रहार कर रही है, और अगर वो ये सफल हो गए, मतलब अगर हाउस में उन्होंने ये रखा और वो सफल हो गए कि तालिबान को वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दें, तो ये पहला संसार में कंट्री होगा जो टेररिस्ट कंट्री कहलाएगा। सरकार नहीं, आदमी नहीं, टेररिस्ट कंट्री कहलाएगा। और टेररिस्ट कंट्री अगर ये घोषित हो गया तो फिर रिकॉग्निशन की आगे की कोई संभावना नहीं दिखती, और परिणाम होने वाला है कि अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में जो सीक्रेट समझौता हुआ, उस समझौते का क्या परिणाम होगा। हो सकता है कि भारत भी उसमें लाभ उठा ले। जो अमेरिका भारत को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था, वो शायद परेशान करने में सफल ना हो पाए, और हम उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लें। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान अपनी इकोनॉमी को कैसे, अफ़गानिस्तानी रुपया को कहाँ और किस देश में चलाएगा, और कैसे अपने देश की इकोनॉमी संभालेगा। एक धंधा वो खोल सकता है, अफ़ीम का धंधा, उसको करेंसियाँ मिलेंगी। एक धंधा दूसरा वो खोल सकता है जो पाकिस्तान खोलता है, संसार भर के लिए टेररिस्टों को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना। पाकिस्तान का डोमेन छीनता दिखाई पड़ेगा, वो अफ़गानिस्तान चला जाएगा। और दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अफ़गानिस्तान ये विचार करे कि पहले पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं,
फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करें। पाकिस्तान पर अगर कब्जा हो जाता है उनका, तो पाकिस्तानी सरकार संसार भर में रिकॉग्नाइज्ड है। केवल तालिबानी कब्जा नहीं कहा जाएगा, लेकिन कब्जा मौखिक रूप से इमरान खान को अपने साथ अपनी मुट्ठी में रख लो, फिर इमरान खान मेरे बिहाफ पर सब कुछ करेंगे और पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रांग होने के बजाय करेंसी स्ट्रांग होगी अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगा। ये इंटरनेशनल खेल है, इस इंटरनेशनल खेल में मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन सब एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए अब स्वर्णिम अवसर है, और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संसार भर के दौरे करके दोस्तियां की थी, मुझे लगता है अब संसार को ये बात समझ में आने लगी है, और समझ में आएगी ही कि भारत एक ऐसा देश, अकेला देश है जो संसार के साथ मित्रता करने योग्य है, जो दोगला नहीं है, जिसने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर बुरी नज़र नहीं रखी है, जो कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। बाकी सभी देश इस नज़र से देखे जा रहे हैं और देखे जाएंगे, किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें, ये पूरे विश्व के लिए आज एक प्रश्न खड़ा हुआ है। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप पे स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। ऐप पे डिफरेंट मॉड्यूल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं विच विल हेल्प यू रीच योर गोल। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ।